नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे संसद की कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट की कार्रवाई देखेंगे कि कौन कौन सी कार्रवाई चलती है, कैसे कैसे कार्रवाई चलती है, क्या क्या होता है हमारे संसद के अंदर, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा गणपूर्ति, प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, है ना, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव। ये सारे के सारे संसद की कार्रवाई के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गणपूर्ति क्या होती है, गणपूर्ति या कोरम क्या होती है। देखो, किसी भी सदन की कार्रवाई जब स्टार्ट होती है ना, तो मिनिमम सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए। तो कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट रहे कि हम उस सदन की कार्रवाई स्टार्ट कर पाए, तो उस सदन की क्षमता का 10% सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 10% का मतलब क्या है कि मान लो कि लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट करनी है, तो लोकसभा में टोटल मेंबर कितने, 543। 543 का 10% करोगे तो लगभग 55 आ जाएंगे, 54.5, 54.3 मतलब 55 लोग। कम से कम लोकसभा में 55 लोग होंगे ना, तभी लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं है 5 एमपी आगे, 10 एमपी आगे हाथ खड़ा कर बोल रहे हैं कि स्पीकर साहब चलो कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। नहीं, न्यूनतम सदस्यों की वह संख्या जिसके माध्यम से उस सदन की कार्रवाई हम स्टार्ट करेंगे, वही क्या कहलाती है, आपकी गणपूर्ति। गणों की पूर्ति करना, गण का मतलब इंसानों की पूर्ति, कम से कम कितने इंसान हो। तो मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस इज कॉल्ड कोरम या गणपूर्ति। अगर आपकी क्या है, वो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं टोटल। तो 245 का 10% निकालो भाई, 24.5, लगभग 25 सदस्य होने चाहिए। तो भारत में राज्यसभा की कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। इससे ज्यादा है तो बढ़िया बात है। और लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, इससे कम नहीं होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। तो 1/10 इंटू सदन की कुल संख्या कर देना, आराम से निकल जाएगा। 55 और 25 निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल और शून्यकाल, ये दो हमारी संसद की कार्रवाई है, ठीक है। पहले चलता है प्रश्नकाल, फिर चलता है शून्यकाल, ठीक है। पहले प्रश्नकाल चलता है जिसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, उसके बाद चलता है शून्यकाल जिसको जीरो आवर कहते हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने से पहले प्रश्नों की सूचना देनी पड़ती है भाई। प्रश्न पूछने से पहले नोटिस देना पड़ता है कि मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। और यहां पर ये जो शून्यकाल है, इसमें प्रश्नों की सूचना नहीं देनी पड़ती, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले प्रश्नकाल चलता है, ठीक है, सदन में। उसके बाद में शून्यकाल चलता है। ये 11 से 12 के बीच में चलता है, ये 12 से 1 के बीच में चलता है ना। और इसमें प्रश्नों की सूचना देनी पड़ती है, इसमें प्रश्नों की सूचना नहीं देनी पड़ती है। प्रश्न काल में स्पेशली मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मिनिस्टर होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं अपोजिशन पार्टी के द्वारा। और ये अच्छा तरीका है, अपोजिशन पार्टी उस जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके मंत्रियों से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछती है। और ये जो आपका प्रश्न काल है, इसमें स्पेशली 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है। एक तो होते हैं तारांकिक प्रश्न, जिनको स्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं, स्टार लगा हुआ है। तारांकिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, ठीक है, मुंह जबानी जिनका उत्तर दिया जाएगा, मौखिक उत्तर दिया जाएगा। और अगर मौखिक उत्तर दिया जाएगा तो फिर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मौखिक या मुंह से उत्तर दिया जाएगा तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब उत्तर खत्म होने के बाद आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी दाग सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं राजस्थान की राजधानी क्या है, ये मेरा प्रश्न है। आपने उत्तर दिया जयपुर, आपने उत्तर दे दिया। अब मैं अगर अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ जयपुर के बगल में कौन सा जिला है, आपने कहा दौसा, तो ये क्या है, पूरक प्रश्न है। आपने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर मिल गया है, उसके अलावा आप 2-3 और क्वेश्चन आसपास के पूछ लेते हैं, उन्हें पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो बातचीत यहां पर क्या हो रही है, मुख जबानी हो रही है, एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जब मौखिक उत्तर दिया जा रहा है तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका उत्तर खत्म होने के बाद उसके आसपास के 1-2 क्वेश्चन और दाग सकते हैं और कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर संख्या निश्चित होती है। आप तारांकिक क्वेश्चन, है ना, तारांकिक क्वेश्चन आप 20 के आसपास पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद होते हैं अतारांकिक प्रश्न। अतारांकिक या अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो लिखित रूप में उत्तर दिया जाता है। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, मुंह के माध्यम से दिया जाता है, और इनका उत्तर लिखित तौर पर दिया जाता है। अब अगर लिखित तौर पर उत्तर दिया गया तो फिर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते,
जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई राजस्थान की राजधानी क्या है, आपने उत्तर में लिख दिया जयपुर है, जयपुर लिख के मुझे दे दिया, काम खत्म। अब मैं प्रश्न कहां से पूछूंगा? प्रश्न तो तब पूछता ना जब हमारी वार्तालाप चलती है, आपस में बोलते हम, तो ये काम तो यहां पर होता है। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि मौखिक उत्तर मिल रहा था वहां पर, यहां पर लिखित उत्तर मिल रहा है, तो आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, बाद में आप इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक होता है अल्प सूचना, अल्प सूचना वाले प्रश्न, शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन। अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछने के लिए आपको 10 दिन की सूचना देनी पड़ती है, 10 दिन पहले बताना पड़ता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं, है ना। विपक्षी पार्टी के लोग जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनको 10 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को सूचना देनी पड़ती है। तो 10 दिन का सूचना देकर आप पूछ सकते हैं और इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। तो ये तो सारे के सारे मंत्रियों से किए जाते हैं भाई, जो मंत्री होते हैं, जिन्होंने मंत्री पद संभाल रखा है। एक और पूछ सकते हैं, प्राइवेट सदस्य भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेट सदस्य जो मंत्री नहीं है भाई, मेंबर तो 543 है ना लोकसभा में, सारे के सारे मंत्री थोड़ी है, मंत्री तो 78 ही तो है। तो बाकी प्राइवेट मेंबर से भी, बाकी सदस्य से भी आप लोकसभा से प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। और इसका उत्तर भी आपको मौखिक मिल जाएगा। अब यहां पर मैंने कुछ रंग लिख रखे हैं, यहां पर हरा है, यहां पर सफेद है। अरे यहां पर मैंने सफेद रंग लिख रखा है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें क्योंकि बोर्ड सफेद है, समझ रहे हो ना। तो हरा, सफेद, गुलाबी और पीला, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को पता कैसे चलेगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? तो वो लिफाफे में बंद करके लाता है। हरे कलर के लिफाफे में से निकालेगा तो कैसा प्रश्न है? तारांकित प्रश्न है। सफेद नंबर के लिफाफे में से निकालेगा तो कैसा प्रश्न है? अतारांकित प्रश्न है भाई। अगर गुलाबी कलर के लिफाफे में से निकालेगा तो कैसा प्रश्न है? अल्प सूचना वाला। और पीले कलर के लिफाफे में से निकालेगा तो कैसा प्रश्न है? प्राइवेट सदस्य के पूछने वाला प्रश्न है कि भाई ये प्रश्न प्राइवेट सदस्य से पूछा जाएगा, मंत्री से नहीं, किसी नॉर्मल मेंबर से पूछा जाएगा। तो ये जरूरी भी है, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को पता कैसे चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है? वो तो कड़ाचुक हो जाएगा, हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो लिफाफे में बंद करके लाता है कि भाई जिस कलर का लिफाफा है, देख के बता दूंगा, हरे कलर के लिफाफे से निकल रहा तो ये, इसमें से ये और इसमें से ये, आप समझ गए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। एक होता है शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब होता है जीरो, प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा। प्रश्नकाल 1 घंटे चलता है, ये भी 1 घंटे चलता है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद वाला 1 घंटा शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया है, ध्यान रखना। शून्यकाल का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया है 1962 में, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब प्रश्नकाल का कॉन्सेप्ट, शून्यकाल का कॉन्सेप्ट आया था। और इसमें प्रश्नों की सूचना नहीं दी जाती है, यहां पर सूचना देके पूछते हैं, यहां पर सूचना देके प्रश्न नहीं पूछते हैं। यहां पर तो मंत्री की जवाबदेही है, जो वो काम कर रहा है उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर जो टाइम पीरियड है उसमें किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा की जाती है। कोई भी पर्टिकुलर या विशेष मुद्दा है, उस विशेष मुद्दे पर यहां पर आराम से बैठकर प्रश्न पूछे जाते हैं, या आपस में बैठकर दोनों भाइयों की तरह चर्चा भी करता है पक्ष विपक्ष कई बार, यह भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो यह है शून्यकाल। अच्छा, एक बात समझ लेना, सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के जस्ट बाद शून्यकाल। तो पहले तो ऐसे ही चलता था, लेकिन 2014 में कुछ अलग हो गया भाई। 2014 में क्या कर दिया गया है, लोकसभा के अंदर तो पहले प्रश्नकाल चलेगा फिर शून्यकाल चलेगा, ये तो ठीक है। लोकसभा में तो पहले प्रश्नकाल चलता है, शून्यकाल चलता है, ये तो ठीक है। राज्यसभा में पलट दिया भाई, राज्यसभा में पहले शून्यकाल चलता है और उसके बाद प्रश्नकाल चलता है। ये 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, उसने 2014 के बाद राज्यसभा में फेरबदल कर दिया है। राज्यसभा में ध्यान रखना, पहले शून्यकाल चलता है, उसके बाद प्रश्नकाल चलता है। 2014 से पहले दोनों में ही पहले प्रश्नकाल चलता था फिर शून्यकाल चलता था। तो शून्यकाल का मतलब होता है किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हम देखते हैं, बहुत प्रकार के प्रस्ताव हैं। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव का नाम आपने सुना होगा। अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन का नाम आपने सुना होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है सरकार को गिराना। सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो केंद्र में केंद्र सरकार को गिराना, राज्यों में राज्य सरकार को गिराना। सरकार गिरेगी कैसे, इसका तरीका है अविश्वास प्रस्ताव, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने का तरीका ये।
प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, इनको हटाने का तरीका भी आप कह सकते हैं। तो सरकार को गिराने का तरीका बोलो, या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को हटाने का तरीका बोलो, या मंत्री परिषद को हटाने का तरीका बोलो, इसको हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि जो हमारा मंत्री परिषद है, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। हमारा जो मंत्री परिषद है, जिसमें सारे के सारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी आ गया, वो लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। लोकसभा में जो भी होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मंत्री परिषद की होगी। तो इसमें 75 में यह लिखा हुआ है कि हमारा जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। इसके अंदर अविश्वास प्रस्ताव नाम का कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है। इसमें जो चर्चा है वो लोकसभा में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। लेकिन एक जगह है जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र मिल जाएगा। हमारी जो लोकसभा है उसकी नियम कानूनों की किताब है, रूल बुक कहते हैं उसको। उस नियम कानूनों की किताब का जो रूल नंबर 198 है ना, उस रूल नंबर 198 में लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा। ये ध्यान रखना, संविधान में तो कोई भी जिक्र नहीं है, किसी अनुच्छेद में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो हमारी लोकसभा की जो रूल बुक है, जो नियम कानून की किताब है, उसके रूल नंबर 198 में इस बात का जिक्र है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्री परिषद कहां बैठता है? लोकसभा में। अरे मंत्री कहां बैठते हैं? लोकसभा में। तो प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन पार्टी लाती है, विपक्षी पार्टी लाती है। तो विपक्षी पार्टी के 50 सांसद कम से कम इसका समर्थन करें। 50 से कम है तो नहीं माना जाएगा, 50 से ज्यादा सांसद समर्थन करते हैं, प्रस्ताव लेकर आते हैं, तभी मान्य होगा। तो लोकसभा में लाया जाएगा और कम से कम 50 सांसद इसको लेकर आएंगे। ये आपसे बहुत पूछा जाता है नंबर, ठीक है। अब अविश्वास प्रस्ताव का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। विपक्षी पार्टी, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं भाई, थोड़ा सा यहां पर एग्जांपल ले लें तो मुझे, यहां पर कांग्रेस है, यहां पर बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि जो सामने गवर्नमेंट चल रही है, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि उसके पास बहुमत है या मेजोरिटी है या उसके पास नंबर है। नंबर हमारे पास है, वोट करवा के देखो। समझ गए तुम लोग? ये जो विपक्षी पार्टी है, ये जो अपोजिशन पार्टी है, वो ये कह रही है, यहां पर ये दावा करती है कि ये जो सामने पार्टी चल रही है ना, ये जो सामने बीजेपी की सरकार चल रही है, ये गलत चल रही है। इसके पास बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, इसके पास नंबर नहीं है, नंबर हमारे पास है, वोट करवा के देख लो। इसी को हम क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, इसका क्या मतलब है? अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, इसका यह मतलब है कि विपक्षी दल की जीत हो गई। प्रस्ताव लाया कौन था? विपक्ष वाली पार्टी। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया मतलब विपक्ष की जीत हो गई है। विपक्ष की जीत हुई क्यों होगी? तुम ही सोचो। विपक्ष की जीत इसलिए हुई होगी क्योंकि वोट किसको ज्यादा मिला है? विपक्ष को। बहुमत किसका ज्यादा है? विपक्ष को। जब वोट पड़ा होगा, जब मतदान हुआ होगा, तो कौन जीत गई है? विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी क्यों जीती है? क्योंकि वोट इसको ज्यादा मिला है। तो इस पार्टी का बहुमत ज्यादा है, जीत इसकी हुई है, वोट इसके पास ज्यादा है, तो फिर ये कैसे चला सकते हैं देश को? इनको इस्तीफा देना होगा, पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक मंत्री ही तो है, सभी मंत्रियों का वो प्रधान है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री कह देते हैं। तो लोकसभा है तो प्रधानमंत्री को और पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। सेम प्रक्रिया राज्यों में है। राज्यों में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहां पर पूरे के पूरे मंत्री परिषद को या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। तो सिंपल भाषा में समझना, विपक्षी पार्टी ये दावा करती है, ये कहती है कि सामने जो सरकार चल रही है, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि नंबर हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, हम वोट करवाएंगे। तो वोट करवाने के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब यह है कि विपक्ष की जीत हो गई। क्यों हुई होगी विपक्ष की जीत? क्योंकि विपक्ष को वोट ज्यादा मिले होंगे, बहुमत इनके पास ज्यादा है। तो बहुमत इनके पास ज्यादा है तो सरकार ये चलाएंगे। ये क्यों चलाएंगे सरकार? सिंपल सी बात है। समझ गए सभी लोग?
अब आगे चलते हैं। मान लो मंत्रिपरिषद इस्तीफा ना दे, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री अड़ के बैठ जाए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो फिर बेचारे लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ेगा कि तुम कर लो तुम्हारी मन की मानी, हमारी तो सुन ही नहीं रहे, मैं इस्तीफा देता हूं, भाड़ में जाओ तुम लोग। तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री इस्तीफा ना देना बाई चांस, तो लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ता है। अब लोकसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो फिर अब नंबर इनके पास ज्यादा है, ये अपना लोकसभा अध्यक्ष बना लेंगे, मंत्री बना लेंगे, आराम से सदन चलने लगेगा। ठीक है, इनको बाद में फिर देना ही पड़ जाएगा, तो ये भी प्रावधान है। आगे चलते हैं। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था 1963 में। क्यों लाया गया था? 1962 में चीन और भारत के बीच में पहला युद्ध होता है, चीन ने हमें हरा दिया और उसके बाद में लोकसभा में खड़े होकर हमारे जो उस वक्त नेहरू प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने भाषण दिया था कि अरे कोई बात नहीं, अक्साई चाइना चला गया तो चल जाने दो, अक्साई चाइना वो टुकड़ा है जो चाइना हमसे जीत ले गया था 1962 की लड़ाई में, कोई बात नहीं है, वो तो बंजर जमीन है, बंजर जमीन है, वो तो चली गई तो कोई बात नहीं है। मतलब बहुत ही न्यूट्रल थे चाइना के मामले में। इसी बात से खफा होकर आचार्य जेबी कृपलानी साहब ने 1963 में नेहरू जी के खिलाफ क्या लाया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो फिर सरकार चलेगी आराम से। पास हो जाता तो नेहरू जी को इस्तीफा देना पड़ता या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता। पास नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि ये अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया है। पहली बार सरकार किसकी गिरी इसके माध्यम से? मोरारजी देसाई की गिरी है भाई, ध्यान रखना। 1979 में पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई और पहली बार सरकार गिरी है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मोरारजी देसाई की। और यहां पर तो वोटिंग हुई भी नहीं थी, यहां पर मतदान हुआ नहीं था, मोरारजी देसाई ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था क्योंकि पता चल जाता है कि भाई कितने वोट मिलने वाले हैं। आपने देखा होगा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट भी एक वोट की वजह से हार गई थी और उसी में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक फेमस लाइन कही थी कि हम रहे या ना रहे, पार्टी आएंगी जाएंगी, हम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था जब अविश्वास प्रस्ताव की वजह से उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। अब तक 28 बार, देखो 28वां तो अभी लेटेस्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो मणिपुर की घटना के कारण, मणिपुर की घटना है उसके ऊपर ना ही मीडिया ध्यान दे रहा है, ना ही प्रेजेंट की गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। अरे बलात्कार से भी ज्यादा भीषण घटना है ये। बलात्कार तो पर्दे के पीछे होता है, यहाँ तो पर्दे के आगे लड़की को नंगा किया गया है, इससे भीषण घटना क्या हो सकती है? तो ना ही मीडिया इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही सरकार की कोई जवाबदेही है। इसी वजह से 28वें नंबर का अविश्वास प्रस्ताव अभी पेश किया गया है जुलाई 2023 में। अभी इसके ऊपर मतदान होना बाकी है, अभी प्रस्ताव आया है तो हम कह सकते हैं कि अब तक 27 प्रस्ताव आ गए हैं, 28वां प्रस्ताव अभी पेश किया गया है, उस पर मतदान होना बाकी है। और इस 28 में से 15 बार तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है, देख रहे हो इंदिरा गांधी के कारनामे। इस 28 प्रस्तावों में से 15 बार तो अकेले इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है। 16 साल के कार्यकाल में से 15 बार अविश्वास प्रस्ताव, हर साल एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ज्यादती की थी देश के साथ, बहुत ज्यादा ज्यादती की थी। ठीक है, तो ये आपका अविश्वास प्रस्ताव है। अब हम आगे चलते हैं। एक होता है निंदा प्रस्ताव, है ना। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है किसी मंत्री की, है ना, किसी मंत्री की या पूरे के पूरे मंत्री परिषद की या कुछ मंत्रियों की निंदा करनी है। ऐसा कोई उन्होंने काम कर दिया, कोई कृत्य कर दिया, ऐसा कोई भाषण दे दिया या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो भी बहुत ही जघन्य था उस पर ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है किसी एक मंत्री की है या एक से ज्यादा मंत्री की या पूरे के पूरे मंत्री परिषद की निंदा करना, यहां पर निंदा प्रस्ताव कहलाता है। समझ रहे हो? निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है एक मंत्री हो, दो मंत्री हो, 5-10 मंत्री हो या पूरा का पूरा मंत्री परिषद हो, पूरे के पूरे की निंदा करना क्या कहलाता है? निंदा प्रस्ताव कहलाता है। सेंश्योर मोशन कहा जाता है इसको, सेंश्योर मोशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव भी कौन लेके आती है? विपक्षी पार्टी लाती है। और निंदा प्रस्ताव भी कौन लेके आएगा? विपक्ष की पार्टी लेके आएगी। पक्ष की पार्टी तो क्यों लाएगी फालतू में? इन दोनों में अंतर क्या है? ये भी विपक्ष की पार्टी लाएगी, ये भी विपक्ष की पार्टी लाएगी, अपोजिशन लाती है दोनों ही। दूसरा, इसको लाने के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लाने के लिए कारण बताने की जरूरत है। जैसे 28वें नंबर का जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, वो मणिपुर में जो लड़की को निर्वस्त्र किया गया था उसके लिए लाया जा रहा है, तो इसको लाने के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है, इसको लाने के लिए कारण बताने की जरूरत है। मंत्री, ये पूरे के पूरे मंत्री की परिषद के खिलाफ लाया जाता है। मतलब पूरी की पूरी सरकार गिरानी है ना,
तो ये पूरे के पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। लेकिन ये एक मंत्री के खिलाफ, 2-4 मंत्रियों के खिलाफ या मंत्रियों के कुछ ग्रुप के खिलाफ, किसी के भी लिए लाया जा सकता है। 1 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, या पूरे के पूरे मंत्री परिषद की निंदा करने के लिए भी लाया जा सकता है। इसको लाने के लिए पीछे रीजन क्या है? इसको लाने के लिए पीछे रीजन है पूरी की पूरी सरकार को गिराना है, सरकार को गिराना है, मंत्री परिषद को गिराना है। ये इसको लाने का मकसद होता है। और इसका मकसद होता है सरकार को गिराना नहीं है, यहां पर निंदा करना है। एक आदमी की, एक मंत्री की, 2 मंत्री की, या पूरे के पूरे मंत्री परिषद की निंदा करना है। और इसके अंदर अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है ना, तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को या किसी मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। यहां पर हमें केवल इसकी निंदा करनी है, उसकी आलोचना करनी है, हमें उससे इस्तीफा नहीं दिलवाना है। यहां पर हमें मंत्री परिषद से इस्तीफा दिलवाना है। और यहां पर हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, चाहे 1 मंत्री की, 5 मंत्री की, या पूरे के पूरे मंत्री परिषद की, उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ये केवल मात्र निंदा है। इसके अलावा आगे चलते हैं, कुछ और प्रस्ताव भी होते हैं। एक होता है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तो मैंने आपको बता दिया। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? आपने सुना होगा त्रिशंकु संसद का नाम। त्रिशंकु संसद या अल्पमत वाली सरकार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई किसी के पास बहुमत ही नहीं है। जैसे 543 सीट है ना, तो 543 का 1/2 करो भाई, ठीक है, 272 या 273 होनी चाहिए, इतनी सीट होनी चाहिए, तब जाके बहुमत सिद्ध होगा। मान लो यहां पर अब एग्जांपल के लिए बीजेपी को 140 मिल गई है, इसको 150 मिल गई है, इसको, ठीक है, और इसको 200 मिल गई है। तो अभी भी ये 272 से कम है। ध्यान से देखो, हमें बहुमत कितना चाहिए? 272 होना चाहिए, आधा होना चाहिए 543 का। लेकिन इसके पास 140 है, इसके पास 150 है, इसके पास 200। बीजेपी के पास 140 है, कांग्रेस के पास 150 है, आम आदमी के पास कितनी है? 200 है। किसी के पास बहुमत ही नहीं। और ये दोनों एक दूसरे को समर्थन भी नहीं दे रहे, एक दूसरे के कट्टरपंथी है, तो समर्थन भी नहीं दे रहे हैं और बहुमत है भी नहीं। इस सिचुएशन को बोलते हैं त्रिशंकु। जब 3 पार्टियां आपस में भिड़ जाएं, उनके पास अल्पमत है, पूरा बहुमत नहीं है, आधे से ज्यादा बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है, उस परिस्थिति में, ठीक है, उस परिस्थिति में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब जैसे मान लो आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने अंदर अंदर काम कर लिया है, मुझे लगता है कि मेरे पास 272 लोग हैं, तो वो ये प्रस्ताव लेके आएंगे, विश्वास प्रस्ताव या कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे और वो बोलेंगे कि राष्ट्रपति महोदय से, ठीक है, कि महोदय बात कुछ ऐसी है, हमारे पास बहुमत है, हम ये प्रस्ताव लेके आते हैं, जरा बहुमत सिद्ध करवाते हैं, वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद बहुमत सिद्ध हो जाएगा तो इसकी सरकार बन जाएगी। तो ये उस परिस्थिति में लाया जाता है जब त्रिशंकु संसद की सिचुएशन बनती है, तीनों के पास बहुमत मौजूद नहीं है। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए अगर आपके पास बहुमत बन जाता है, उस स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जाएगा अल्पमत के दौरान। कटौती प्रस्ताव किसको कहते हैं? कट मोशन। कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लो उस पर वाद विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, आज भी 2-3 घंटे डिस्कशन हो गया, कल भी 2-3 घंटे हो गया, अरे 2-3 दिन से डिस्कशन हो ही रहा है, डिस्कशन पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस परिस्थिति में वो मंत्री भाई साहब, है ना, वो मंत्री भाई साहब या वो सदस्य ये प्रस्ताव लेके आएगा जिसको बोलेंगे कट मोशन, और ये वाद विवाद को खत्म करने के लिए वो बोलेगा महाराज 2-3 दिन से हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मैं लाता हूं कटौती प्रस्ताव, बातचीत को खत्म करो, अब डिस्कशन नहीं होगा, अब चर्चा नहीं होगी, अब बातचीत नहीं होगी, अब क्या होगा, मतदान होगा भाई। अब ये जो पर्टिकुलर बिल में लेके आया हूं जिसपे हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे थे, अब उसके ऊपर बात नहीं होगी। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फेल हो गया तो फिर से चर्चा होगी। मान लो लोकसभा में प्रेजेंट किया था, लोकसभा में पास हो गया, अब इसके ऊपर वाद विवाद बातचीत या डिस्कशन नहीं होगा, अब डायरेक्ट मतदान स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर बिल पर या विधेयक के ऊपर जब बहुत ज्यादा बातचीत हो जाती है तो उस बात को खत्म करने के लिए और उसको मतदान के लिए आगे बढ़ाने के लिए कटौती प्रस्ताव का यूज करते हैं। एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव
किसी मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे समझ लो जैसे यहां पर बीजेपी है, बीजेपी का कोई मंत्री है और इधर कांग्रेस बैठी है। भाई कांग्रेस का कोई आदमी खड़ा हुआ और कांग्रेस के आदमी ने क्या किया, गलत तथ्य साबित कर दिए। ठीक है, मान लो किसी भी चीज से रिलेटेड गलत तथ्य साबित कर दिए, डेटा गलत गलत बता दिया, उल्टा सीधा बता दिया, तो ये जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी का कोई मंत्री खड़ा होगा उस डिपार्टमेंट से संबंधित और वो लेके आएगा विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन बोलते हैं। गलत तथ्य साबित किए साहब, इसने गलत तथ्य साबित किए हैं, है ना, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव पास हो गया तो मतलब अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी अगर लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा तो राज्यसभा का सभापति इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पोजीशन का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, ध्यान रखना इसमें पक्ष का भी चल सकता है, विपक्ष का भी चल सकता है। खुद का मंत्री भी कई बार क्या होता है, गलत तथ्य साबित कर देता है, तो ये उसके खिलाफ लाया जाता है। जब गलत तथ्य साबित कर दिया जाएगा तो उसको सजा दिलवाने के लिए अगर ये पास हो जाता है तो मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक होता है ध्यान आकर्षण ख्याल, किसी पर्टिकुलर विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे मणिपुर की घटना है तो इसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान दिलाना पड़ेगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाएगा ना तो फिर गवर्नमेंट को उस मुद्दे पर डिस्कस करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, ध्यान देना होगा। तो किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट भी भारत ने दिया है। इस कॉन्सेप्ट का इजाद भी भारत में हुआ है, 1954 में भारत में इस कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं शून्यकाल का इजाद भी भारत में हुआ है 1962 के अंदर, मैंने आपको बताया था। एक होता है स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन बोला जाता है, सदन को स्थगन करने से संबंधित है। तो स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है एडजर्नमेंट मोशन। और लाने के लिए इसके लिए रिक्वायरमेंट है भाई कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाएगा ना तो फिर सदन को स्थगित करना पड़ता है, रोकना पड़ता है सदन को। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जरूरी है कि कम से कम 50 विपक्ष के लोग, विपक्ष के 50 लोग कम से कम या 50 सदस्य कम से कम ये प्रस्ताव लेके आए, चाहे राज्यसभा में लेके आए चाहे लोकसभा में लेके आए। और इसके ऊपर बहुत लंबे समय तक चर्चा होती है, लगभग 2.5 से 3 घंटे तक इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। तो स्थगन प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए और 2.5 से 3 घंटे चर्चा की जाती है। और चर्चा करते करते किसी न किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर पहुंचना जरूरी है, किसी भी तर्क संगत बात तक पहुंचना जरूरी है ताकि ये प्रस्ताव पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित किया जाए 5-10 दिन के लिए। तो सदन को स्थगित करने से संबंधित है, ये भी अपोजिशन पार्टी लाती है। और एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव ज्यादातर केसेस में जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना वही लाती है। धन्यवाद प्रस्ताव का सीधा संबंध राष्ट्रपति के भाषण से, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव का सीधा संबंध राष्ट्रपति के भाषण से। आपको पता है कि जब भी गवर्नमेंट चुन के आती है, 5 साल में जब भी गवर्नमेंट चुन के आती है तो प्रथम सत्र का पहला संबोधन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रथम सत्र का प्रथम संबोधन राष्ट्रपति करता है, उस टाइम पे धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरा, जब वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ध्यान रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इकोनॉमिक्स में पढ़ाया मैंने आपको। तो जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो प्रथम सत्र का पहला संबोधन राष्ट्रपति करता है। तो इस सिचुएशन में जब वो बजट वगैरह पेश करता है ना, उस सिचुएशन में वो गवर्नमेंट के तथ्य विपक्ष पार्टी के सामने रखता है, तो उसको बोला जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति द्वारा सदन में गवर्नमेंट की बात को रखना हम कह सकते हैं धन्यवाद प्रस्ताव है। और इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास होना जरूरी है। धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति ने बात बताई है वो झूठी है, तभी तो विपक्ष वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, धन्यवाद प्रस्ताव तो ज्यादातर केस में पास हो ही जाता है, आपको पता है, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका बहुमत होता है। तो सारे के सारे हमने प्रस्ताव पढ़े हैं, गणपूर्ति, प्रश्नकाल, शून्यकाल और बहुत सारे प्रस्ताव, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।